सभी शिक्षक भाइयों को मेरा नमस्कार। हो सकता है आपको बुरा लगे, पर एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस बार आपको अपने बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना दिलाना ही होगा। अपनी बीवी को उसकी मनपसंद साड़ी और ज्वेलरी दिलानी होगी। उनको कहीं ना कहीं घूमने ले जाना ही होगा और इसके लिए इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही होगा। जो मौका इस बार आपको मिलने वाला है वो फिर नहीं मिलेगा। टीचिंग की वैकेंसीज कितनी आती हैं, सालों लग जाते हैं। 2016 में टीजीटी की वैकेंसी आई थी, 2019 में एग्ज़ाम हुआ। तो सोच लीजिए क्या होने वाला है। 2011 से लेकर के अब तक सिर्फ 2 ही वैकेंसियाँ फिल हुई हैं। एक आपका जो 72,000 था और दूसरा आपका ये 69,000 का। तो मौका बार बार नहीं मिलेगा। इस बार आपका टीजीटी का भी होने ही वाला है। टीजीटी नहीं तो आपका सुपर टेट है और फिर आपका 51,000 के आसपास आपका प्राइमरी में वैकेंसी आने वाला है। तो इस बार चूकना नहीं है। इस बार सिलेक्शन लेना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपनी फैमिली की खुशियों के लिए। और हम कमज़ोर नहीं हैं, आप कमज़ोर नहीं हैं। और अपने परिवार से ज़्यादा, अपने बच्चे के चेहरे से ज़्यादा, बीवी के चेहरे से ज़्यादा, माँ बाप के चेहरे से ज़्यादा बड़ा मोटिवेशन कोई हो ही नहीं सकता है। अगर आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है तो आप अपने परिवार के लोगों को देखिए, उनके चेहरे को देखिए, उनकी आंखों में छुपी उस उम्मीद को देखिए। आपको किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कमज़ोर नहीं हो सकते। इस बार आपको हारना नहीं है। इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही होगा। मैं आपको मोटिवेट नहीं करना चाहता, मैं आपको बस एक चेहरा दिखाना चाहता हूँ, ये एहसास दिलाने के लिए कि आप अपने आप को कम आंक रहे हैं। भगवान ने आपको पूरी की पूरी क्षमता दी है, ताकत दी है, हिम्मत दी है। बस आपने मान लिया, इस वजह से दिक्कत है। हो सकता है कि आपका 69,000 में नहीं हुआ, हो सकता है आपका टीजीटी में नहीं हुआ, एलटी ग्रेड में नहीं हुआ, कोई बात नहीं। उनको आप फ्यूल की तरह से लीजिए ना। उनसे आप निराश मत होइए, आप मोटिवेट होइए। आपको उन ऑब्स्टिकल्स को देखकर, उन फेलियर से सीख करके आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि समस्याएं तो हमेशा आएंगी। हार और जीत में सिर्फ और सिर्फ एक अक्षर का फ़र्क होता है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगर आपने मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत। तो म और ठ सिर्फ एक अक्षर का अंतर है। और एक चेहरा मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी इच्छा शक्ति के बल पर अपनी पहचान बनाई है, अपने नाम को इतना ऊंचा उठाया है कि लगभग सभी लोग इनको पहचानते हैं, जानते हैं। और आप भी इनको जानते होंगे। इनका नाम सुधा चंद्रन है, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आप ये भी जानते होंगे कि इन्होंने सिंथेटिक लेग के बलबूते पर डांस की दुनिया में अपना नाम कमाया। तो अगर सिंथेटिक पैर के साथ डांस किया जा सकता है तो कुछ भी किया जा सकता है। बस हमने मान लिया कि हम कमज़ोर हैं, आपने मान लिया कि आप कमज़ोर हैं। ये सच नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस बार कमर कस लीजिए। इस बार अगर इंग्लिश आपके रास्ते का रोड़ा है तो मैं आपकी पूरी तरह से सहायता करने के लिए तैयार हूँ। मैं हर संभव प्रयास करूँगा। तो चलिए, इंग्लिश की ऐसी की तैसी करने वाले इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को उसकी औकात दिखाते हैं। शुरुआत करेंगे। वैसे तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत जो है वो 449 या 450 एडी से माना जाता है। यहाँ से लेकर के 1066 तक ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर पीरियड कहा जाता है, या फिर ओल्ड इंग्लिश पीरियड कहा जाता है। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, एंग्लो सैक्सन काल, एंग्लो सैक्सन पीरियड। ठीक है, एंग्लो सैक्सन पीरियड। ओके, लेकिन हम फैक्ट्स तो देखा जाए तो बहुत है। हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो
क्रक्स है, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, उनको देखेंगे। और मैं आपको ABCD का फार्मूला बताऊंगा, ABCDE का फार्मूला बताऊंगा, जो हमको इस बार सिलेक्शन दिलाएगा। और हमारा जो लक्ष्य है वो सिलेक्शन ही है, इस बार हमको चूकना नहीं है। तो हम बात करेंगे, क्योंकि हिस्ट्री यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो इससे पहले का जो टाइम पीरियड है वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमको उनको भी देखना है और समझना है, ताकि हम किसी भी तरह से चूके ना और हमारी तैयारी जो है वो पूरी रहे। तो चलिए मैं बात करता हूँ आप स्टार्टिंग से। तो बात करते हैं उन प्रश्नों की जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड से पहले के टाइम पर पूछे जाते हैं। कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बनते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उनमें देखिए, पहला चीज़ है ये है कि लंदन का नाम किसके नाम पर पड़ा है, लंदन इज़ नेम्ड आफ्टर। ओके। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि इंग्लैंड इज़ नेम्ड आफ्टर। तीसरा, ब्रिटेन इज़ नेम्ड आफ्टर। ये तीनों नेम जो है एक ख़ास महत्व रखते हैं और किसी न किसी के नाम पर पड़े हुए हैं, तो इसलिए पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद चौथा है क्वेश्चन कि हु आर रियल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंग्लैंड, मूल निवासी इंग्लैंड के कौन थे। और पांचवा क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मोस्ट फेमस इंसिडेंट बिफोर द एंग्लो सैक्सन पीरियड। ये जो पांचवा क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके TGT में पूछा जा चुका है। बाकी क्वेश्चंस ये आपका PGT के और नेट के लिए महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन अक्सर बनते रहते हैं। तो इन सब को जानने के लिए हमें एंग्लो सेक्शन या ओल्ड इंग्लिश पीरियड से थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, बैक में जाना पड़ेगा, और हमको समझना होगा पूरी तरह से इतिहास इंग्लिश सभ्यता का, इंग्लिश लोगों का। तो उसको हम देखते हैं कैसे क्या होता है शुरुआत में। तो शुरुआत में एक समूह है, जनजातियों का समूह है, जिसका नाम है केल्ट्स। इसको केल्ट्स पढ़ लीजिए या सेल्ट्स पढ़ लीजिए। ये जो है कई जातियों का या जनजातियों का समूह है, ये ट्राइब्स का समूह है, यानी कि जनजातियों का समूह है। इसमें कई सारी जनजातियां हैं, जिसमें सबसे पहले है ब्रिटोनी, ब्रिटोन, या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ब्राइथन्स। दूसरा आपका गेल्स है, फिर आपका बेल्गीज है। इस तरह की कई सारी जनजातियां हैं जो मिल करके सम्मिलित रूप से केल्ट्स कही जाती थी। तो आपसे अगर पूछा जाता है कि केल्ट्स या सेल्ट्स क्या है, तो ये आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ ट्राइब्स थे, इनको सम्मिलित रूप से केल्ट्स कहा जाता था। और ये रहते कहाँ थे, तो जहाँ पर ये रहते थे उसको कहा जाता था सेल्टिक नेशन। क्या कहा जाता था? सेल्टिक नेशन। ठीक। सेल्टिक नेशन में 6 टेरिटरीज आती थी, जिनको मिला करके सेल्टिक नेशन कहा जाता था। जैसे जो केल्ट्स है या सेल्ट्स है वो जनजातियों का समूह है, उसी तरह से सेल्टिक नेशन जो है वो आपका नेशंस का समूह है, जिसमें सबसे पहला है आपका ब्रिटोनी। सबसे पहला है आपका, एक मिनट, सबसे पहला है आपका ब्रिटोनी या फिर ब्रिटेनी। दूसरा है आपका वेल्स। तीसरा है आपका आयरलैंड। और चौथा है आपका स्कॉटलैंड। पांचवा है आपका आइल ऑफ मैन। और छठवां आपका ब्रिटेनी हो गया, वेल्स, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, आइल्स ऑफ मैन और कॉर्नवाल। ठीक है, कॉर्नवाल की 6 टेरिटरीज को मिला करके सम्मिलित रूप से कहा जाता था सेल्टिक नेशन।
सेल्टिक नेशन। और सेल्टिक गॉड के नाम पर ही लंदन का नामकरण हुआ था। लंदन का नाम अगर आपसे पूछे कि लंदन का नाम किसके नाम पर रखा गया, तो आप ये जानते रहिएगा कि लंदन का नाम जो है सेल्टिक गॉड के नाम पर रखा गया था। और जो केल्ट्स थे, इसमें जो आपका ब्रिटोन्स हो गया या फिर ब्राइथन्स हो गया, यही इंग्लैंड के मूल निवासी थे। और इन्हीं ब्रिटोन्स के नाम पर ये ब्रिटोनी पड़ा था, और ब्रिटोनी ही बाद में फिर ब्रिटेन कहलाया। तो ब्रिटोनी से ही बना ब्रिटेन। तो ब्रिटेन किसके नाम पर पड़ा? ब्रिटोनी के नाम पर या फिर ब्रिटोन्स के नाम पर पड़ा था। ये भी आप याद रखेंगे, ब्रिटोन्स किसके नाम पर पड़ा था। तो आपको कई क्वेश्चंस के आंसर मिल गए। जैसे पहला तो आपका सेल्टिक नेशन का जो है ये क्वेश्चन आपका आंसर मिल गया कि लंदन जो है नाम पड़ा था सेल्टिक गॉड के नाम पर। और दूसरा जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन नाम पड़ा था ब्रिटोन्स के नाम पर। ब्रिटोन्स कह लीजिए या फिर ब्राइथन्स कह लीजिए, ठीक है, ब्राइटन्स कह लीजिए, इनके नाम पर पड़ा था। अब उसके बाद कुछ और चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। जो केल्ट्स थे या ब्रिटोन्स थे, वही रियल इनहैबिटेंट्स थे। जो केल्ट्स थे या ब्रिटोन्स थे, वो ब्रिटेन के रियल इनहैबिटेंट्स थे, मतलब मूल निवासी ब्रिटोन्स ही थे। ब्रिटोन को केल्ट्स भी कहते थे। तो तीसरा आंसर आपका मिल जाएगा कि जो मूल निवासी थे, रियल इनहैबिटेंट्स थे, वो कौन थे? ब्रिटोन्स थे, ठीक, या फिर केल्ट्स थे, ठीक। बाकी होता क्या है वो मैं आपको स्टोरी बताता हूँ कि जो केल्ट्स होते हैं वो यहाँ पर होते हैं, इंग्लैंड, आयरलैंड, वेल्स और ब्रिटेन, इन सब जगहों पर मिला करके केल्ट्स जो है वो निवास करते हैं। इन पर जो है पिक्ट्स का बार बार आक्रमण चलता रहता है। उसके बाद जो 55 BC की घटना है, एंग्लो सैक्सन पीरियड के पहले की, वो सबसे ज़्यादा फेमस है, मोस्ट फेमस इंसिडेंट है। क्यों है? तो 55 BC में होता है रोमन कॉन्क्वेस्ट। रोमन कॉन्क्वेस्ट, पहले तो पिक्ट्स आक्रमण करते हैं, सबसे पहले आक्रमणकारी पिक्ट्स थे। उसके बाद 55 BC में रोमन आक्रमण करते हैं, जिसमें रोमन एम्परर जो जूलियस सीजर था, आप पढ़े होंगे जूलियस सीजर के बारे में। जूलियस सीजर आक्रमण करता है ब्रिटेन पर, यानी कि केल्ट्स कह लीजिए या फिर आप ब्रिटेन कह लीजिए, ठीक। उस पर आक्रमण कौन करता है? जूलियस सीजर। तो ये फेमस इंसिडेंट है जो क्वेश्चन पूछा गया है। ये भी टीजीटी का क्वेश्चन बन चुका है। तो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो 55 BC है, 55 BC ये क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों फेमस है? तो रोमन कॉन्क्वेस्ट की वजह से, रोमन कॉन्क्वेस्ट हुआ था और जूलियस सीजर ने आक्रमण किया था। ये भी पूछा गया कि कौन सा राजा जो है, कौन सा रोम राजा या रोम सम्राट आक्रमण करता है 55 BC में इंग्लैंड पर। तो ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है आपका टीजीटी पीजीटी के लिए, सुपर टेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सुपर टेट में आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पूछा ही जाएगा। तो आपको अब आंसर मिल गया है इन सारे क्वेश्चंस का जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे रियल इनहैबिटेंट्स की बात करें तो ब्रिटोन्स हो गए, ठीक। और मोस्ट फेमस इंसिडेंट जो है वो कौन सा है? तो 55 BC का, जिसमें हम देखते हैं कि क्या होता है? रोमन कॉन्क्वेस्ट होता है। क्या होता है? रोमन कॉन्क्वेस्ट। आक्रमण कौन करता है? तो जूलियस सीजर आक्रमण करता है। तो जूलियस सीजर जो रोम से आक्रमण करता है, तो रोम के आक्रमण से कौन कौन सी चीज़ें इंग्लैंड में आती हैं? दो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा फेमस है और एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। सबसे पहला तो है लैटिन लैंग्वेज। पहला लैटिन लैंग्वेज है जो इंग्लैंड में आता है, किसकी वजह से? रोमन कॉन्क्वेस्ट की वजह से। और दूसरा आता है क्रिश्चियनिटी, क्रिश्चियन सभ्यता, क्रिश्चियनिटी भी रोमन्स की वजह से ही इंग्लैंड में आती है। ये दोनों चीज़ें जो है आप रोमन कॉन्क्वेस्ट के इम्पैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं।
ये रिजल्ट्स आया था, ये इम्पैक्ट आया था, ये प्रभाव आया था रोमन कॉन्क्वेस्ट का ब्रिटेन पर आक्रमण के बाद। वहाँ पर क्रिश्चियनिटी आ गई और लैटिन लैंग्वेज आ गया। इतनी सारी बातें हैं जो इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और बार बार पूछी गई हैं। ठीक, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। बाद में जो रोमन किंग होता है होनोरियस, वो चला जाता है रोम, क्योंकि रोम पर भी लगातार आक्रमण होते रहते हैं। तो रोम पर जो आक्रमण होते रहते हैं उसकी वजह से जब होनोरियस चला जाता है तो वहाँ पर आक्रमण होता है फिर किसका? एंग्लो सैक्सन्स का, यानी कि उसमें एंगल्स आते हैं, सैक्सन्स आते हैं और जूट्स आते हैं। ये लोग आक्रमण करते हैं आपका 449 या फिर 450 में। ठीक, जूट्स जो है वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं, एंग्लो सैक्सन जो है वो डोमिनेट करते हैं, इसलिए इन्हीं के नाम पर इसको कहा जाता है एंग्लो सैक्सन पीरियड। इसको कहा जाता है एंग्लो सैक्सन पीरियड। इससे पहले यानी कि यहाँ तक 55 BC से 450 तक 350 साल के आसपास रोमन एम्पायर जो है वो रहता है ब्रिटेन के ऊपर, यानी कि रोमन्स राज करते हैं ब्रिटेन के ऊपर। ठीक, उसके बाद एंग्लो सैक्सन पीरियड आता है और एंग्लो सैक्सन पीरियड में जो एंगल्स हैं उनके नाम पर ही एंगल्स लैंड के नाम पर नाम पड़ता है इंग्लैंड। तो आपको एक और आंसर जो बचा हुआ था वो भी मिल गया। इंग्लैंड किसके नाम पर पड़ा? तो इंग्लैंड नाम पड़ा एंगल्स के नाम पर। ठीक है, एंगल्स प्लस लैंड बराबर हो गया आपका इंग्लैंड। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड से पहले के। हालांकि ये एंग्लो सैक्सन के बाद का रिलेशन रखता है, उससे रिलेटेड है। तो ये टीजीटी, पीजीटी, सुपर टेट और नेट की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको समझना है। ठीक है, जो केल्ट्स थे और जो ब्रिटोन्स थे, या मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिए जो केल्ट्स थे इस तरह से रहते थे। सॉरी, पिक्ट्स जो थे, पिक्ट्स बहुत ज़्यादा बारबेरियन थे, बहुत ज़्यादा असभ्य थे जो ब्रिटोन्स पर। और ये देखिए कॉट्स और एंगल्स ये सब हैं, यहाँ पर पिक्ट्स है, ये इन पर लगातार आक्रमण करते रहते हैं और इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ लूटना, तबाही मचाना होता है, राज करना नहीं होता है। ये लोग परेशान करके रख देते हैं उन सबको। अब होता क्या है, जब एंगल्स आते हैं तो धीरे धीरे डोमिनेट करते हैं और वहाँ पर अपना शासन सत्ता फैलाते हैं। तो एंग्लो सेक्शंस में कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं कि जो परिवर्तन होता है। रोमन्स के आने से लैटिन तो आ ही गया था, तो धीरे धीरे यहाँ पर लिटरेचर की बुनियाद पड़ती है, इसीलिए इसको हम कहते हैं ओल्ड इंग्लिश की शुरुआत, यानी कि बिगनिंग ऑफ, इसको क्या कहते हैं? बिगनिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसको कहते हैं बिगनिंग ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, यहाँ से इंग्लिश लिटरेचर की शुरुआत होती है और उसके बाद 1066 तक, यानी कि 449 या फिर आप कह लीजिए 450 से लेकर के 1066 तक, जब तक कि जो एंग्लो सैक्सन का लास्ट किंग जो था हरोल्ड गॉडविंसन, ये मारा नहीं जाता है विलियम द कॉन्करर के द्वारा, तब तक यहाँ शासन चलता है। तो इसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमको याद रखने हैं एंग्लो सैक्सन पीरियड से रिलेटेड? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एंग्लो सैक्सन में 7 पार्ट थे,
एंग्लो सैक्सन की जो स्टेट्स से टेरिटरीज थी, इन्होंने भी इसको 7 पार्ट में बांटा हुआ था, जिसको हम शॉर्ट ट्रिक से याद कर सकते हैं। मीन्स और आपका मीन्स नहीं, मीन, सॉरी, मीन कह सकते हैं, मीन और आपका वैक्स, मीन वैक्स, मीन वेस्क, मीन वेस्क। एम से आपका है मर्सिया, एम से आपका मर्सिया है, और ई ए से है ईस्ट एंग्लिया, ईस्ट एंग्लिया। एन से आपका है नॉर्थम्ब्रिया, नॉर्थम्ब्रिया। डब्लू से आपका है वेसेक्स, ई से आपका है एसेक्स, और एस से आपका है, सॉरी, एस से आपका है ससेक्स, ससेक्स, और के से आपका है केंट। ये वही केंट है जिसको आधार मान करके शेक्सपियर ने अर्ल ऑफ केंट नाम का कैरेक्टर बनाया, अर्ल ऑफ केंट, जिसको हम कीज भी कहते हैं। और ये कैरेक्टर आपका है किंग लियर का, जो लियर का सबसे ज़्यादा वफादार होता है। वो केंट जो प्रांत होता है वहीं का अर्ल होता है। ठीक, तो ये एंग्लो सेक्सन की डिवाइडेशन है। मैंने आपको एंग्लो सेक्सन के पहले का डिवाइडेशन भी बताया था कि जो सेल्टिक नेशन है वो 6 जो डोमिनेटिंग टेरिटरीज होती हैं उनको मिला करके सेल्टिक नेशन कहा जाता है। और एंग्लो सेक्सन में मैंने आपको बता दिया कि जो 7 टेरिटरीज हैं जिनको एंग्लो सेक्सन्स ने बांटा हुआ था 7 भागों में, उन्हीं को जो भी थे वहाँ पर स्टेट्स एक तरह से या फिर प्रांत कह लीजिए, इनमें डिवाइड किया गया था एंग्लो सेक्सन के द्वारा। ठीक है, इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन को जो भी कह लीजिए। तो एंग्लो सेक्सन में ये डिवाइडेशन आपको याद रखना है, जो स्टेट्स का डिवाइडेशन है। और दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें कुछ मैन्युस्क्रिप्ट और कुछ पोएट्स के नाम हमें सामने आते हैं, क्योंकि धीरे धीरे इंग्लिश का शुरुआत होता है लैटिन से, हम अब इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। लैटिन से हम किसकी तरफ बढ़ते हैं? इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। और अगर देखा जाए तो इंग्लिश की जो स्टार्टिंग होती है ना, वो 4 डायलेक्ट होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ, 4 डायलेक्ट होते हैं। तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से, ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से इंग्लिश की ओरिजिन होती है, स्टार्टिंग होती है। तो आपको ये भी क्वेश्चन बनता है कि इंग्लिश का ओरिजिन किस डायलेक्ट से हुआ, तो ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से इंग्लिश का ओरिजिन होता है। अब इसमें कुछ पोएट्स हैं और कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जो एंग्लो सेक्सन की आपको याद रखनी है, समझना है। सबसे पहला नाम इसमें सामने आता है कैडमोन का। इनको हम फर्स्ट पोएट भी कहते हैं और आपका फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं। इनको हम फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं इनको। इनकी पोएट्री को माना जाता था कि इनकी जो पोएट्री थी वो डिवाइन गिफ्ट मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था कि इनके ऊपर भगवान, मतलब जैसे इनकी ज़बान पे जैसे कहा जाता है ना कि सरस्वती विराजमान है, तो इनकी जो पोएट्रीज थी उनको डिवाइन गिफ्ट
माना जाता था। ये भी क्वेश्चन है कि डिवाइन गिफ्ट जो है, किसकी पोइट्री को डिवाइन गिफ्ट माना जाता था। या फिर फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर कौन है, तो कैडमन है। फर्स्ट पोइट कौन है, कैडमन है। ठीक, सबसे पहला नाम जो आपको याद रखना है पोइट्स में वो कैडमन है। और दूसरी चीज़ आपको एक और याद रखनी है कि पोइट्स को लैटिन में बार्ड कहा जाता था। जो पोइट्स थे उनको लैटिन में अगर बात करें तो बार्ड कहा जाता था। यही वर्ड आपका शेक्सपियर, द ग्रेट शेक्सपियर, जो आपके ड्रामा के किंग हैं एक तरह से कहा जाता है, ड्रामेबाज, सबसे बड़ा ड्रामेबाज शेक्सपियर, उनको बार्ड ऑफ एवान कहा जाता है। तो लैटिन में बार्ड जो है वो किसको कहा जाता था, पोएट को ही बार्ड कहा जाता था लैटिन में। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में पोएट को कहा जाता था उस समय फाइल या स्कोप। ठीक है, ये पोएट के ही नाम थे, ये भी आपको याद रखना है। नेट में क्वेश्चन बन चुका है। अब थोड़ा सा पैटर्न अगर स्ट्रिक्ट होता है, थोड़ा सा टफ जाता है, तो टीजीटी पीजीटी में चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक, सुपर टिट में इस तरह के क्वेश्चन अभी हो सकता है ना ही आए, लेकिन आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। कैडमन पहला पोएट हो गया। और दूसरा आपको याद रखना है बीड। ये नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनको कहते हैं वीड द वनरेबल, वीड द वनरेबल। इनका नाम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ एक्लेक्सिया ऑफ इंग्लिश पीपल, ऐसे करके नाम था। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ एक्लेक्सियास्टिकल हिस्ट्री, एक्लेक्सियास्टिकल थोड़ा सा अजीब नाम है क्योंकि लैटिन में था, तो एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, ये इनकी बुक है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें पूरा क्रोनोलॉजी दिखाया गया है एंग्लो सैक्सन पीरियड का, कैसे क्या हुआ, इंग्लिश जो लोग हैं उनका पूरा का पूरा एक इतिहास बताया गया है। ये वैसे तो ये बुक लैटिन में थी। ठीक, इसको इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का काम किया किंग एल्फ्रेड ने, उसको हम अभी चर्चा करेंगे आगे। बीड का नाम इसकी वजह से फेमस है क्योंकि एक बुक जो है एक लैंडमार्क है इंग्लिश हिस्ट्री में, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में। और दूसरी जो इनके साथ खास बात है वो इन्होंने फर्स्ट लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की थी इंग्लैंड में। फर्स्ट लाइब्रेरी जो है वो इस्टेब्लिश हुई थी किसके द्वारा, तो बीड के द्वारा। ठीक, इसलिए इनका नाम इम्पोर्टेंट है, तो इनको आप भूल नहीं सकते हैं, स्टार लगा करके छाप लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट नाम है बीड द वनरेबल, जिनकी पुस्तक का नाम है एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल, और इन्होंने फर्स्ट लाइब्रेरी इस्टेब्लिश की थी। ये दो बातें इनके बारे में आपको जाननी है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, उसके बाद इस बुक को ट्रांसलेट करने का काम करते हैं किंग एल्फ्रेड, जिनका नाम है, आप किंग एल्फ्रेड भी कह सकते हैं और एल्फ्रेड द ग्रेट भी कह सकते हैं। काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया। हम बात करें अगर किंग एल्फ्रेड की, ठीक, या एल्फ्रेड द ग्रेट, इन्होंने एक्लेसियास्टिकल जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल था, बीड की पुस्तक थी, उसको ओल्ड इंग्लिश में ट्रांसलेट करवाया। तो ट्रांसलेटेड बीड्स बुक, जिसका नाम था एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पीपल। इसको ओल्ड इंग्लिश में कन्वर्ट कराया, ट्रांसलेट कराया। इसके साथ साथ और भी कई सारे वर्क उन्होंने किए, जैसे आपका दूसरा है पास्टोरल केयर, ये काफ़ी काम करते हैं। और इन्होंने ही इंग्लिश को एक पहचान दिलाने में और एक लोगों तक पहुंचाने में
मदद किया। जैसे ये ओल्ड इंग्लिश को ये देखा इन्होंने ना, नोटिस किया कि लोग लैटिन को नहीं समझ पा रहे हैं, जो आम जनता है वो लैटिन को अच्छे से नहीं समझ पा रही है। तो उनके लिए इन्होंने क्या किया कि स्कूलों में ओल्ड इंग्लिश को मीडियम बनाने पर जोर दिया। स्कूलों में जाकर के इन्होंने, मैं आपको बताता हूँ और दिखाता हूँ कि कैसे जाकर के इन्होंने, वही मिस तो इसमें है नहीं शायद, सॉरी। इन्होंने जाकर के स्कूलों में बच्चों से बात किया और देखा कि उनको ओल्ड इंग्लिश में अगर कंफर्टेबल है तो ओल्ड इंग्लिश को मीडियम बनाया जाए। काफ़ी प्रचार प्रसार किया, लैटिन जो फेमस वर्क थे, जो इम्पोर्टेंट वर्क थे, उनको ट्रांसलेट करवाया इंग्लिश में। तो इन सारे काम के लिए इनको उपाधि मिली। इनको फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? किंग अल्फ्रेड को ही आप कहते हैं फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज, फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश प्रोज, या फिर मॉडर्न प्रोज की अगर बात करें, मॉडर्न प्रोज के फादर की, तो वो हैं आपके फ्रांसिस बेकन साहब, ठीक है। लेकिन ओल्ड इंग्लिश के, इंग्लिश प्रोज के फादर की बात करें तो वो किंग अल्फ्रेड हैं। इनको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। टिंडल का भी नाम आता है, विलियम टिंडल का। लेकिन किंग अल्फ्रेड ने ज़्यादा अच्छा काम किया था। शुरुआत में सबसे पहले इन्होंने ही इंग्लिश को, ओल्ड इंग्लिश को फेमस करने में मदद की थी, इसलिए इनको कहा जाता है और इनको वरीयता मिलती है इसकी। सबसे पहले इन्होंने इंग्लिश को के प्रचार प्रसार पर जोर दिया, बहुत सारा काम किया इन्होंने। ये टाइम लगभग आ जाता है आपका 800 से लेकर के 900 के आसपास एडी में, ठीक है। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट के थोड़ा सा पहले की बात है ये सब। तो ये 3 नाम है जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला जो था आपका कैडमॉन, सबसे पहला आपका कैडमॉन, दूसरा आपका बीड और तीसरा आपका किंग अल्फ्रेड। इन तीनों नामों को आपको याद रखना है। उसके बाद कुछ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जिनके बारे में आपको याद रखना है। मैन्युस्क्रिप्ट्स अर्थात जो लेख मिले हैं, कुछ लेख मिले हैं एंग्लो सैक्सन काल में जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और जिनसे क्वेश्चन बना हुआ है, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट है द एक्सीटर बुक। द एक्सीटर बुक ये कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ वर्क्स है, कई सारे वर्क्स का एक कलेक्शन है, जिसमें आपका सबसे ओल्डेस्ट जो वर्क है, ओल्डेस्ट वर्क ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, जो आपका विडसित है, जिसका नाम है विडसित, ओल्डेस्ट है। सबसे पुराना अगर नाम करें तो विडसित है, और अगर सबसे फेमस की बात करें तो वो बीवुल्फ है। तो विडसित सबसे पुराना है, ये एक्सीटर बुक का ही पार्ट है। विडसित होता क्या है? तो विडसित का मतलब है वाइड वांडरर, मतलब कि एक घुमक्कड़ जो जगह जगह पर जाकर के घूमता है। विडसित का मतलब आपका है वाइड वांडरर। विडसित का मतलब क्या है? वाइड वांडरर, घूमने वाला। इसको 3 पार्ट्स में बांटा गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिनको हम कहते हैं थुलाज। फर्स्ट थुला में किंग्स के बारे में, राजाओं के बारे में दिया गया है। सेकेंड थुला में आपका प्लेसेस के बारे में दिया गया है, स्थानों के बारे में, जहाँ जहाँ पर
जो विकसित है नरेटर यानी कि वो जाता है। और तीसरे में जो माइथोलॉजिकल लीजेंड्स हैं, माइथोलॉजिकल हीरो कह लीजिए या फिर आप लेजेंड कह लीजिए, उनके बारे में है। तो एक्सीटर बुक में सबसे पहला जो मैन्युस्क्रिप्ट है, जो सबसे पहला वर्क है वो विकसित है। और फिर उसके बाद आपके बहुत सारे और भी वर्क हैं, जैसे कि द वैंडरर करके एक वर्क है। वैंडरर मतलब कि द वैंडरर, ठीक है, द वैंडरर। इसमें क्या होता है, ये जो पुस्तक है, जो वर्क है, इसमें हैप्पीनेस एंड फ्रेंडशिप पर लेमेंट दिया गया है। विलाप है एक अकेले आदमी का जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, जो टाइम से पहले मर रहा होता है, वो खुशी के बारे में और हैप्पीनेस के बारे में विलाप करता है, लेमेंट करता है, ठीक है। उसके बाद द वंडर के बाद द सी फैरर्स है, द सी फैरर्स है। ये आपका लोनलीनेस प्लस हार्डशिप ऑफ लाइफ, के बारे में है। हार्डशिप ऑफ लाइफ, जीवन की कठिनाइयों के बारे में और अकेलेपन के बारे में है आपका सीफरर्स। तो ये सारी जो भी वर्क्स हैं, वंडर्स हो गया, सीफरर्स हो गया, विकसित हो गया, ये सब याद रखिएगा किसके पार्ट हैं, ये सब द एक्सीटर बुक के पार्ट हैं। एक्सीटर बुक जो कि कलेक्शन है, कलेक्शन का नाम है, उसके ये पार्ट हैं। इसमें और सारे वर्क्स भी हैं, जैसे द हस्बैंड्स मैसेज, द वाइफ्स लेमेंट, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इन तीनों को आप याद रखिएगा, बस बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है ब्यूवुल्फ। क्या है? ब्यूवुल्फ। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। और क्यों? क्योंकि ये नेशनल एपिक है इंग्लैंड का। ये क्या है? नेशनल एपिक है। कहाँ का? इंग्लैंड का नेशनल एपिक है। और सबसे ज़्यादा फेमस है, मोस्ट फेमस वर्क ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड का सबसे फेमस वर्क है। सबसे पुराना की बात करें तो विकसित है, लेकिन सबसे फेमस की बात करें तो वो बीवुल्फ है। जिसमें होता क्या है, इसमें 3 फाइट बताया गया है। बीवुल्फ बहुत ज़्यादा ताकतवर बताया गया है कि एक बहुत हीरो है। कैरेक्टर की बात करें, प्रोटैगनिस्ट की बात करें तो वो बीवुल्फ है इस कहानी में। और एक राजा है, एक साम्राज्य है। देखिए, साम्राज्य का नाम है स्पीयरडेंस। ये एक साम्राज्य है आपका, जिसके राजा का नाम है आपका किंग रोथगर, और रानी का नाम है आपका वेल्थो। ये लोग क्या है, किंग रोथगर आपका वहाँ का राजा है और ये रानी है। ये राजा जो है वो भोग विलास और संगीत में अपना जीवन बिताना चाहता है, तो एक हॉल बनवाता है जिसका नाम रखा गया है हेरोड। ये एक हॉल है जहाँ पर संगीत सुना जाता है, म्यूजिक होता है, नाच गाना होता है और ये लोग एंजॉय करते हैं। तो एक मॉन्स्टर होता है ग्रैंडल नाम का, जिसको शोर शराबा पसंद नहीं होता, यहाँ पर आक्रमण करता है। तो बीवुल्फ को बुलाया जाता है और बीवुल्फ ग्रैंडल को
मार देता है, उसका हाथ जो है उखाड़ देता है। ठीक, तो उससे फाइट दिखाया गया, 3 फाइट दिखाया गया, जिसमें पहला फाइट होता है बीवुल्फ का ग्रैंडल के साथ। फिर उसकी माँ आती है गुस्से में, ग्रैंडल की माँ जो होती है वो आधा, जो ग्रैंडल की मदर होती है वो हाफ ह्यूमन होती है, आधा इंसान होती है और आधा अदर क्रिएचर होती है। इसको भी जो बीवुल्फ है वो मार देता है, इसका नाक काट देता है। ठीक है, इसका नाक काट के इसको मार देता है। तीसरी फाइट जो है वो दिखाई गई है एक ड्रैगन से। एक ड्रैगन है जो आक्रमण करता है और इससे फाइट दिखाया गया है बीवुल्फ का। बीवुल्फ इसको भी मार देता है, लेकिन तब तक वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो जाता है और फिर ड्रैगन से लड़ाई करते वक्त वो भी घायल हो जाता है और मर जाता है। तो उसकी एक फ्रेंड और बहुत ज़्यादा करीबी कैरेक्टर की बात हुई है जिसका नाम है विग्लैफ, जिसको वो लास्ट में कहता है कि तुम देख रेख करना साम्राज्य की। तो ये सारी घटनाएं होती हैं और ये कैरेक्टर है आपका विग्लैफ। मान लीजिए बीवुल्फ जो मेन कैरेक्टर है, 30 लोगों के बराबर उसकी ताकत को बताया गया है। पहले 3 फाइट इसमें दिखाया गया है, जिसमें से पहला मैंने बताया कि ग्रैंडल के साथ, ग्रैंडल जो कि राक्षस है। दूसरा ग्रैंडल की माँ के साथ, दूसरा ग्रैंडल्स मदर के साथ, और तीसरा फाइट आपका दिखाया गया है ड्रैगन के साथ। ये 3 फाइट दिखाया गया है और तीनों को बीवुल्फ जीत लेता है। एक प्रोटैगनिस्ट के तौर पर, एक माइटी वॉरियर के तौर पर इसको दिखाया गया है कि हीरो के तौर पर। इसके दोस्त हैं विग्लैफ, जिनको सौंप करके अंतिम सांसें गिनता है। ये कहानियाँ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, ये वर्क्स थे जो एंग्लो सैक्सन पीरियड और उसके पहले का जो डेटा था मैंने आपको दिया, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा और सारे क्वेश्चन लगभग अगर एंग्लो सैक्सन या उससे पहले के पूछे जाते हैं तो आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो याद रखिएगा, मैंने कहा था आपको कि मैं आपको फार्मूला बताऊंगा ABCDE का। तो ABCDE में क्या है आप समझ लीजिए। A फॉर है एनालिसिस एंड एक्वायर। ठीक है, B फॉर है ब्रेनस्टॉर्मिंग, B फॉर है आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग, C फॉर है आपका कोडिंग और D फॉर है आपका डिलीवरिंग और E फॉर आपका है इवैल्यूएशन। एनालिसिस एंड एक्वायर का मतलब क्या है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर को सबसे पहले सॉल्व करने से पहले आपको एनालाइज करना है कि इसमें कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से पार्ट्स हैं, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा मजबूत है मेरा, कौन से एरिए पर मेरी पकड़ है, कौन वीक है, कहाँ पर समय देना है, कहाँ पर नहीं समय देना है। ये आपको एनालाइज करना है, अच्छे से समझना है पेपर को, उसके नेचर को, और फिर एक्वायर करना है नॉलेज। ठीक है, नॉलेज एक्वायर करना है, डेटा कलेक्ट करना है उससे रिलेटेड, फिर उसमें दिमाग लगाना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, कैसे उसको याद किया जाए उसमें। ठीक है, दिमाग खपाना है, समझना है उसको अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग है, और समझने के बाद उसको कोड करना है, जो क्रक्स है उसको निकाल करके कोड करना है, ताकि जो दिमाग है आपका वो बहुत ज़्यादा मैटर ना याद करना पड़े। एक पेज को आपको एक लाइन में सम अप करना होगा। ठीक है, हेडिंग याद रखना होगा, बाकी चीज़ें याद आ जाएंगी। तो इस तरह से कोडिंग करनी होगी आपको। फिर आपको डिलीवरिंग यानी कि टेस्ट देना पड़ेगा, बार बार चेक करना पड़ेगा अपनी नॉलेज को। ऐसा नहीं कि आपने याद कर लिया तो आप उसको रिवीजन ना करें, टेस्ट ना दें, तो आप हमेशा याद रखेंगे, वो भूल जाएगा। तो आपको टेस्ट देते रहना है और इवेलुएट करते रहना है कि आप
आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। पढ़ने के लिए तो पढ़ रहे हैं, तैयारी चल रही है, लेकिन जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है कि घट रहा है, ये आपको देखना है। तो ये फार्मूला आपको बहुत काम आएगा। इस तरह से अगर आप स्टडी करते हैं तो आपको सिलेक्शन मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। इसी को कहा जाता है स्मार्ट स्टडी या फिर स्मार्ट प्रिपरेशन, जो समझ करके आदमी करता है और आगे बढ़ता है। तो थैंक यू वेरी मच। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो लाइक करके जाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। मैं आपको पूरा डेटा देने वाला हूँ, टीजीटी, पीजीटी और सुपर टेट से रिलेटेड किसी भी स्टेट का हो, आपको उसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। इंग्लिश से रिलेटेड सारा कुछ आपको मिलेगा और इंग्लिश को आपको तोड़ के रख देना है। चाहे जैसे भी क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन बने, पेपर में आपको करना है। मैं आपको सब कुछ मटेरियल जो है उपलब्ध कराऊंगा। पढ़ना तो लेकिन आपको ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखिएगा और तैयारी करते रहिए, क्योंकि जंग उसी की जीत होती है जिसकी तैयारी जारी रहती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।